तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बाई अपसू में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अब आज मेरी हिस्ट्री की दूसरी क्लास चलने वाली है। जो हमने दिल्ली सल्तनत स्टार्ट की थी, जो शुरू होती है हमारी 1206 से 1526 तक ख़त्म होगी हमारी दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो उसमें हमने बात की थी, हम 5 राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो मुस्लिम राजवंश होंगे जिनमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे गुलाम वंश। और हमारा गुलाम वंश ही चल रहा है। गुलाम वंश में हमारा कहाँ से कहाँ तक हो गया था, बताइए ज़रा। तो देखो, गुलाम वंश में हमने कल बात की थी अबाउट ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है ना। और जबकि गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो इल्तुतमिश था। ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या क्या कहा जाता था, ये सारा का सारा कुछ मैं बता चुका हूँ आपको। कुतुबुद्दीन ऐबक को पील बख्श की उपाधि प्राप्त थी। अपनी जनता में, यानी कि लाहौर की जनता में वो लाखों रुपए का दान किया करता था, इसीलिए उसे लाख बख्श की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, और उसे ही कुरान की सुरीली आयतों को सुरीली आवाज़ में पढ़ने के लिए उसे कुरान ख्वां की भी उपाधि प्राप्त थी। उसके बाद हमने इल्तुतमिश पढ़ा था, क्योंकि उसका जो दामाद और गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, वो इल्तुतमिश ही था। ठीक है, जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक शासन कर रहा था, तो उस समय जो इल्तुतमिश था वो बदायूं का गवर्नर था। ठीक है ना। आफ्टर डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना, तो उसका एक अयोग्य पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा। ठीक है, लेकिन बैटल ऑफ जोड़ होता, उस युद्ध में, बैटल ऑफ जोड़ युद्ध में इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित किया और अगला शासक बना इल्तुतमिश, क्योंकि वो उसका दामाद और गुलाम था। ठीक है ना। उसके बाद जब इसने अपने शासनकाल में काफ़ी कुछ काम करवाए, इक्ता प्रथा की शुरुआत की, तुर्कान चहलगानी की शुरुआत की, जिसमें 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन हुआ करता था। ठीक है ना। और इसने अपने शासनकाल में चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया, और इसे ही सबसे पहले भारत में तुर्कों का सबसे पहला मकबरा है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, उसका निर्माण करवाया था। और मकबरा शैली का जनक भी इसे कहा जाता है। हम सब जानते हैं, जो इल्तुतमिश था उसके 3 बेटे और 1 बेटी थी। ठीक है ना। इल्तुतमिश की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश के हमारे 3 तो इसके बेटे थे, ठीक है, और 1 बेटी थी। टोटल 4 संतानें थीं इल्तुतमिश के। जब वो अपने कलिंजर अभियान पर गया था, तो इन चारों को अपने साथ ले गया था। अगर इन 3 बेटों में मैं बात करूं, तो इनमें कौन कौन सा, देखो, एक तो हमारा नासिरुद्दीन, पहला आता है रुकनुद्दीन फिरोज, क्योंकि इसका ये सबसे बड़ा बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज इसका सबसे बड़ा बेटा था। दूसरा था इसका बहराम शाह, और तीसरा था इसका नासिरुद्दीन महमूद। ये इसके 3 बेटे हुआ करते थे, और एक इसकी बेटी थी जिसका नाम था रजिया। क्या नाम था? रजिया सुल्तान तो इसे बाद में कहा था, ठीक है, जब ये सुल्तान बन गई थी। तो एक बार इल्तुतमिश जब अपने कालिंजर अभियान पर था, तो ये तीनों बेटे और 1 बेटी इसके साथ थी। लेकिन इस कालिंजर अभियान पर इल्तुतमिश ने देखा कि ये जो तीनों बेटे हैं, तीनों के तीनों अयोग्य और डरपोक शासक हुए। लेकिन उसका जो भरपूर साथ दिया था इल्तुतमिश का, वो उसकी बेटी रजिया सुल्तान ने दिया था। तो बस इसी मिशन के दौरान रजिया सुल्तान को अगला उत्तराधिकारी घोषित किया था शासन का। अगला उत्तराधिकारी नियुक्त किया था इसी अभियान के दौरान। किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, जब अगला उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था, तो 1236 में जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है, इन 1236, 1236 में इसकी मृत्यु होती है, इल्तुतमिश की इसकी मृत्यु होती है। लेकिन अपने पिता की इच्छा के बिना, अपनी पिता की मर्जी के बिना जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, ये गद्दी पर बैठता है। कब? 1236 ईस्वी में, अपने पिता की मर्जी के बाद। तो ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। तो फिर क्या होता है, जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, तो ये इसकी माँ थी, लेकिन ये 1236 में मतलब कुछ अमीरों का इसको साथ मिलता है और दिल्ली की गद्दी पर जा बैठता है। और इसकी माँ थी जो एक तुर्क दासी थी, जिसका नाम था शाह तुर्कान। इसकी एक माँ थी जो एक तुर्क दासी हुआ करती थी, शाही तुर्कान नाम था इसका, शाह तुर्कान।
ये शासन किया करती थी जब ये थोड़े समय के लिए बना रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इसी के संरक्षण में तो ये शासन किया करती थी। ये शाह तुर्कान के संरक्षण में रुकनुद्दीन फिरोज शासन किया करता था, तो 1236 ईस्वी में। लेकिन इधर ये पसंद नहीं आया किसको, रजिया सुल्तान को। जब रजिया सुल्तान को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि मुझे मेरे पिताजी ने, मेरे पापा ने मुझे अपना अगला उत्तराधिकारी नियुक्त किया है, तो कोई कैसे मेरा सिंहासन छीन सकता है। तो बस फिर क्या था, ये रजिया सुल्तान लाल वस्त्र धारण करके, क्या लाल वस्त्र धारण करके, इसने लाल वस्त्र धारण किए थे, ठीक है ना, लाल वस्त्र धारण करके दिल्ली की जनता से गुहार लगाई, दिल्ली की जनता से मदद मांगी। क्योंकि उस समय लाल वस्त्र धारण करना एक ऐसी प्रथा थी जो इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में शुरू हुई थी। जो भी लाल वस्त्र धारण करके दिल्ली के दरबार में आएगा तो उसकी जो मदद है वो स्वीकारी जाएगी, उसको मदद की जाएगी एक तरीके से, ठीक है ना। तो बस फिर क्या था, रजिया सुल्तान लाल वस्त्र धारण करके दिल्ली की जनता के पास गई और दिल्ली की जनता से मदद मांगी, और उसको कुछ अमीरों का साथ मिला रजिया सुल्तान को। और रजिया सुल्तान ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या करवा के और अगली शासिका बन गई कौन, रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान का ये टाइम पीरियड शुरू होता है 1236 से 1240। उतारो इसे जल्दी से, मैं मिटाऊं फिर। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात कर रहे थे अब दिल्ली सल्तनत, हमारा चल ही रहा है टॉपिक, कौन सा चल रहा हमारा, दिल्ली सल्तनत। कब से कब तक था ये, 1206 से 1526। तो उसमें भी हम किसकी बात कर रहे थे, रजिया की। उसमें बात कर रहे थे हम रजिया सुल्तान की, जिसका टाइम पीरियड 1236 से शुरू होता है, 1240 तक खत्म होता है, ठीक है। तो रजिया सुल्तान की बात करें तो यह दिल्ली की एकमात्र और प्रथम महिला शासिका थी, ठीक है ना। यह दिल्ली की प्रथम और एकमात्र महिला शासिका थी, कौन, रजिया सुल्तान। तो पहला ही पॉइंट इसके बारे में बनता है कि प्रथम व एकमात्र महिला शासिका कौन थी, महिला शासिका कौन थी, सिवाज रजिया सुल्तान, ठीक है ना। जब ये गद्दी पर बैठी थी रजिया सुल्तान, ठीक है, जब ये सिंहासन पर बैठी तो इसी का एक और भाई था जिसका नाम था बहराम शाह। कौन था, बहराम शाह। ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई बहराम शाह को, कि बहराम शाह को बिल्कुल पसंद नहीं कि रजिया सुल्तान सिंहासन पर बैठे या गद्दी पर बैठे या वो शासन करे, ठीक है। क्योंकि उसे दिल्ली की जनता का साथ मिला था और दिल्ली की जनता ने उसकी मदद की थी, इसीलिए वो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी, ठीक है। और ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई रजिया सुल्तान के एक और भाई जिसका नाम था बहराम शाह। और बहराम शाह ने ही जब बहराम शाह को ये बात पसंद नहीं आई तो उसने दल चालीसा के 40 गुलामों को अपने कंट्रोल में कर लिया, और वो 40 के 40 गुलाम अब किसके विश्वास पात्र हो गए, बहराम शाह के। तो फिर क्या था, एक मिनट इंक डाल रहा हूँ यार। तो मैं बात कर रहा था किसके बारे में, बहराम शाह के बारे में, ठीक है। तो बहराम शाह को बिल्कुल पसंद नहीं आई कि रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठे, तो इसने दल चालीसा के 40 गुलामों को 40 गुलामों को जो दल चालीसा के थे, 40 गुलामों को, यानी कि दल चालीसा को अपने कंट्रोल में कर लिया था इसने। अब ये 40 के 40 गुलाम किसके कंट्रोल में थे, बहराम शाह के, और इसी के सबसे विश्वास पात्र थे। फिर क्या था, क्योंकि जिस समय ये शासिका बनी थी रजिया सुल्तान, उस समय लड़कियों को हिजाबों से भी दूर रहते, मतलब हिजाबों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, ठीक है, हिजाबों में ही रहना पड़ता था उन्हें, ठीक है, पर्दे में ही रहना पड़ता था। लेकिन रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया, और पर्दा प्रथा का त्याग गया और सर पे टोपी, मर्दों की पोशाक पहनकर दरबार में आने लगी,
ठीक है, मर्दों की पोशाक पहन के दरबार में आने लगी। और रजिया की इसी बोल्डनेस की वजह से रजिया बेगम ने इसे रजिया सुल्तान कहने लगे, क्योंकि इसने मर्दों की तरह जो सर पे टोपी पहनते हैं, जैसे कुबा बोलते थे, क्या बोलते थे, कुबा, कबा या कुबा बोलते थे, ठीक है ना, मर्दों की तरह पहनती थी ये। और जो टोपी पहन, उसको एक होता था कोट, कोट को कुल्हा बोलते थे शायद। लिखो, इसने अगला पॉइंट लिख लो इसमें, ठीक है। तो मैं बात करता था रजिया सुल्तान, इसने क्या किया था, सब पर्दा प्रथा का त्याग किया था, पर्दा प्रथा का त्याग किया था, ठीक है। और सर पे जो कुल्हा होती थी उसको टोपी बोलते थे, कुल्हा पहनकर आती थी, इसे कुल्हा बोलते थे, टोपी को कुल्हा बोलते थे, टोपी को ये पहनकर दरबार में आती थी ये, ठीक है ना, दरबार में आती थी ये पहनकर। और जो कोट होता था उसको क्या बोलते थे, पूछ लेता कभी कभी एग्जामिनर अक्सर, ठीक है ना। कुल्हा को जो टोपी होता था, और जो कुबा होता था, कुबा या कबा, ये क्या होता था, ये कोट होता था, ये कोट पहन के आती थी, ठीक है ना। तो कोट या टोपी पहनकर जो आती थी वो कौन थी, रजिया सुल्तान। पर्दा प्रथा का त्याग किया था, कुल्हा टॉफी, ठीक है ना भाई। अब हमने बात की इसके, रजिया सुल्तान को जब ये शासिका बनी थी कोई पसंद नहीं कर रहा था, ठीक है, लेकिन कुछ दिल्ली के अमीर वर्गों ने इसे सुल्तान बनाया। वहीं इसका भाई नाराज था और उसी भाई ने 40 गुलामों को अपने कंट्रोल में किया। लेकिन इसके दो विश्वास पात्र बहुत ही बेहद करीबी थे। पहला था इसका विश्वास पात्र जिसका नाम था एतगीन, क्या नाम था, एतगीन। जिस एतगीन ये विश्वास पात्र इसे बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया था, इसने बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया था अपने शासनकाल में। बदायूं कहाँ पर है, यूपी में, ठीक है ना। ये एक इसका विश्वास पात्र था, ठीक है। एक था इसका दूसरा विश्वास पात्र जिसका नाम था अल्तुनिया, क्या नाम था, अल्तुनिया। ये इसका विश्वास पात्र था। ये कहाँ का इख्तियार था, इसे भटिंडा पंजाब का इख्तियार नियुक्त किया था, भटिंडा पंजाब का इख्तियार। ये दो विश्वास पात्र थे इसके इख्तियार, ठीक है। ये किसके विश्वास पात्र थे, ये दोनों के दोनों रजिया सुल्तान के, ठीक है। एक इसका प्रेमी हुआ करता था जिसका नाम था याकूत खां, ठीक है ना। एक इसका प्रेमी भी था जिसका नाम था याकूत खां, इसे मिटा देता हूं मैं यहां से, ठीक है। एक इसका प्रेमी था जिसका नाम था याकूत खां, इसका प्रेमी जो था उसका क्या नाम था, याकूत खां। अब ये याकूत खां कौन था, तो कोई याकूत खां की अगर मैं बात करूं, याकूत खां जो था एक अबिसिनियाई हबसी था जो इल्तुतमिश के शासनकाल से ही रहता था। और इल्तुतमिश के शासनकाल में ये बावर्ची एक सहाय मतलब खानसामा का काम किया करता था और एक रसोइया था, पकवान बनाया करता था। लेकिन धीरे धीरे इसने अपनी सेवाओं से प्रभावित किया इल्तुतमिश को, और जो एक अस्तबल होती है, अस्तबल, शाही अस्तबल का प्रमुख बना दिया। कहने का मतलब शाही अस्तबल के घोड़ों को देख रेख के लिए और उनको चारा खिलाने के लिए, खाने पीने के लिए, जो भी घोड़ों के लिए होता था वो सारा का सारा किसके लिए, वो काम कौन करता था, अब याकूत खां किसके लिए करता था, इल्तुतमिश के लिए उस टाइम पीरियड में, क्योंकि उसने अपनी सेवाओं से प्रभावित किया था। तो अब वही काम ये इसके लिए करता था, रजिया सुल्तान के लिए, ठीक है। अब यही काम ये किसके लिए करता था, रजिया सुल्तान के लिए, क्योंकि उसका जो रजिया सुल्तान का बाप जो था इल्तुतमिश वो तो ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो यही काम रजिया सुल्तान के लिए करता था। रजिया सुल्तान जब कभी भी अपने घोड़े से कहीं जाया करती थी, ठीक है ना, तो घोड़े से कहीं जाया करती थी तो वो अपने हाथों पर उसके पैर रखवाकर उसे घोड़े पर चढ़ाया करता था, कौन, याकूत खां। बस धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ी, मोहब्बत बढ़ी और दोनों में क्या प्रेम प्रसंग चालू हो गया था, ठीक है। तो बस इसी बात से खुश होकर याकूत खां को एक पद दे दिया था, किसने, रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान ने एक पद का सृजन किया जिसे बोलते हैं अमीर आखूर, क्या बोलते हैं, अमीर आखूर। ये अमीर आखूर क्या होता था सल्तनत काल में, इसी को बोलते थे शाही अश्वशाला का प्रमुख, क्या बोलते थे, शाही अश्वशाला का प्रमुख बोलते थे इसे, अश्वशाला का प्रमुख या प्रधान, ठीक है। वो कौन था, याकूत खां था सबसे पहले,
शाही अश्वशाला का प्रमुख। क्योंकि आपसे पूछेगा दीवाने आखूर किससे संबंधित है, तो अब आप बताओगे शाही अश्वशाला का जो प्रमुख होगा, जो प्रधान होगा, उसे ही आमीर आखूर कहेंगे। इस पद का सृजन किसने किया था? रजिया सुल्तान। और इस पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आप बताओगे याकूत खां। तो जहाँ पर शाही घोड़े बनते थे, शाही घोड़ों की जो देख रेख किया करता था, वो कौन था? याकूत खां। अब क्या हुआ, जब दिल्ली की जनता में और दिल्ली में ये आक्रोश फैला कि रजिया सुल्तान ये सब कर रही है कि एक छोटे तमगे के व्यक्ति के साथ अपना प्रेम प्रसंग चला रही है, तो फिर दिल्ली की जनता में हड़कंप मचा और इसी का ही एक जो इक़्तिदार था, कहाँ का? भटिंडा पंजाब का, इसने खुद को स्वतंत्र कर लिया 1240 में। तो इसने विद्रोह शुरू कर दिया था। अल्तूनिया का विद्रोह हुआ था, अल्तूनिया ने विद्रोह शुरू कर दिया था 1240 में। कब? 1240 में। इसने पंजाब में विद्रोह कर दिया, पंजाब में विद्रोह कर दिया, पंजाब में विद्रोह कर दिया और खुद को दिल्ली सल्तनत से मतलब स्वतंत्र कर लिया एक तरीके से। जब विद्रोह करता है कोई किसी के खिलाफ तो उससे अलग कर लेता है, ठीक है ना। तो जब अल्तूनिया का विद्रोह हुआ पंजाब में 1240 ईस्वी में, तो फिर क्या था, जो इसका दूसरा भाई था रजिया सुल्तान का, जिसका नाम बहराम शाह मैंने बताया था, उसने 40 के 40 दल चालीसा के 40 गुलामों को अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया था, ठीक है। तो फिर क्या था, इस विद्रोह को दबाने के लिए, इस विद्रोह का दमन करने के लिए जो रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान और प्रेमी याकूत खां, ये दोनों गए। कौन? रजिया सुल्तान और प्रेमी याकूत खां 1240 ईस्वी में भटिंडा पंजाब गए इस विद्रोह का दमन करने के लिए, दबाने के लिए, इसको नियंत्रण करने के लिए, ठीक है। जब 1240 ईस्वी में जाते हैं तो पंजाब में एक तबरहिंद जगह पड़ती है भटिंडा में, तो वहीं पर ये दोनों जब जाते हैं, जो अल्तूनिया था, अल्तूनिया ने जाते ही याकूत खां को मरवा दिया। कहने का मतलब याकूत खां की हत्या कर दी और रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया। जब रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया था अल्तूनिया ने, तो उसके आगे 2 शर्त रखी थी अल्तूनिया ने, या तो तुम मेरे से शादी कर लो या तुम सारा राजपाट मेरे को सौंप दो। लेकिन रजिया सुल्तान किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में अपना राजपाट देना नहीं चाहती थी और उसके पास कोई चारा भी नहीं था, कोई ऑप्शन भी नहीं था, और उसने, रजिया सुल्तान ने अल्तूनिया से शादी कर ली। उसके बाद जब इन्होंने शादी कर ली, उसको पता चला किसको? बहराम शाह को। अगर मैं यहाँ पर बहराम शाह की बात करूँ तो बहराम शाह को यह पता पड़ा कब? 1240 ईस्वी में, 1240 ईस्वी में जब ये पता पड़ा कि रजिया सुल्तान बंदी बन चुकी है इसको, तो इसने 1240 ईस्वी में खुद को शासक मान लिया था, खुद को शासक मान लिया, शासक मान लिया, ठीक है। लेकिन जब ये बात पता चली, जब इसने खुद को शासक मान लिया, लेकिन जब ये बात पता कि उसने शादी कर ली और वापस दिल्ली आने वाली है वो, तो फिर क्या था, पहले तो एक ही समस्या थी रजिया सुल्तान, लेकिन अब एक और दूसरी बड़ी समस्या लेकर आ रही है जिसका नाम था अल्तूनिया। फिर क्या था, बहराम शाह ने अपने 40 के 40 जो कंट्रोल में लिए थे, 40 के 40 गुलामों को कहाँ भेजा? जाओ जाकर रास्ते में उन्हें ख़त्म कर देना, ठीक है। जब रजिया सुल्तान और इसका जो जिससे इसने विवाह किया था अल्तूनिया, जब वापस लौट रहे थे, दिल्ली की तरफ लौट रहे थे, रात्रि में विश्राम कर रहे थे, ठीक है ना, रात्रि में विश्राम कर रहे थे ये, तो हरियाणा में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कैथल। क्या नाम है? कैथल। तो कैथल कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में। तो हरियाणा के कैथल में एक रात्रि में शिविर लगाकर आराम कर रहे थे, तो 40 के 40 गुलाम सरदारों ने गए और इस शिविर को, इनके शिविर को घेरा और घेर कर इनकी हत्या कर दी। तो इनकी हत्या कर दी कब? 1240 ईस्वी में। तो आप बताओगे जो उसकी रजिया सुल्तान की हत्या कब हुई थी? आप बताओगे 1240 ईस्वी में, क्योंकि इसका शासनी काल ही कब से कब तक था? 1236 से 1240 ईस्वी में। तो कैथल में ही रजिया का क्या है? मकबरा, रजिया सुल्तान का मकबरा। हरियाणा के कैथल में रजिया सुल्तान का मकबरा है, ठीक है ना। उसके बाद बहराम शाह शासक बनता दिल्ली सल्तनत का, ठीक है ना। अगला शासक कौन बनता? बहराम शाह, इसी का ही भाई था, ठीक है। लिखो अगला पॉइंट। भाई जिसको भी वीडियो पसंद आए वो जरूर लाइक करे, अपने दोस्तों में शेयर करे यार, शेयर नहीं करते हो आप, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, अगला शासक जब 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान की मृत्यु हो गई, ठीक है, हरियाणा के कैथल में उसका मकबरा बना दिया गया, ठीक है, आज भी है, वो तो होगा ही, ठीक है।
उसके बाद जो शासक बनता वो बनता बहराम शाह। इसी का एक भाई था जिसका नाम था बहराम शाह। ठीक है, इसका टाइम पीरियड 1240 से 1242 तक था। कब से कब तक था? 1242 तक था। जब ये शासक बना था, शासक बनने के बाद, ठीक है ना, शासक बनने के बाद अमीरों के दबाव से इसने एक पद का सृजन किया था। एक पद का सृजन किया था जिसको बोलते हैं नायाब मुमालकात। क्या बोलते थे? एक पद बनाया था इसने, एक पद का सृजन किया था जिसको बोलते हैं नायाब ममालिकात। नायाब ए ममालिकात, ममालिकात, ठीक है, नाम नायाब मामलिकात, मुमालिकात, ऐसे लिखो, मुमालिकात, नायाब मुमालिकात इसने पद बनाया था। ठीक है, और इस पर जो नियुक्त किया था, सबसे पहले किसको नियुक्त किया था? क्योंकि जो बहराम शाह था, इसको रजिया सुल्तान को मरवाने में एक और शख्स था जिसने मदद की थी। बताइए कौन था वो? जिसे बदायूं का गवर्नर बनाया था, यूपी बदायूं का गवर्नर बनाया था एतगीन। तो एतगीन ने ही इसकी मदद की थी। किसकी? बहराम शाह की, रजिया सुल्तान को मरवाने में। और नायाब मुमालिकात के जो पद था, इस पर बैठने वाला ही सबसे पहले जो बैठा था, वो सबसे पहले जो नियुक्त किया था, किसको नियुक्त किया था इस पद पर? तो आप बताओगे वो कौन था? एतगीन। एतगीन जो पहले बदायूं का गवर्नर था, जो पहले बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, ये बदायूं को गवर्नर को बिठाया था, एतगीन को। ठीक है ना। तो हम मुइजुद्दीन बहराम शाह की बात कर रहे हैं। इसका टाइम पीरियड हमने बात की 1240 से 1242 ईस्वी में। ठीक है, देखो इसके ही शासनकाल में एक और घटना घटित हुई। देखो 1240-1241 ईस्वी में ही होता है मंगोलों का सेकंड अटैक ऑन इंडिया। ठीक है ना। तो 1241 में ही मंगोलों का आक्रमण होता है भारत पर। मंगोलों पर आक्रमण, मंगोलों पर नहीं, मंगोलों का आक्रमण। 1241 में मंगोलों का आक्रमण। ठीक है, ये भारत पर जो हुआ था, ये भारत पर दूसरा था। लिख लो, भारत पर ये दूसरा था, भारत पर ये सेकंड था, और दिल्ली सल्तनत पर ये पहला आक्रमण था। दिल्ली सल्तनत पर फर्स्ट अटैक था ये। ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत पर फर्स्ट अटैक था ये, जब इसने आक्रमण किया था। ठीक है ना। अब हम बहराम शाह के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है ना। जब मंगोलों ने अपना पहला आक्रमण किया था भारत पर, दिल्ली सल्तनत पर, और भारत पर दूसरा आक्रमण किया था, तो उस समय जो मंगोलों का सेनापति था वो कौन था? मंगोलों का जो नेतृत्व कर रहा था, वो नेतृत्वकर्ता कौन था? तो आप बताओगे, तेर बहादुर इसका नेतृत्व कर रहे थे। तेर बहादुर, तेर बहादुर इसका सेनापति था, इसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है ना। किसका? मंगोलों की सेना का, जिसने 1241 ईस्वी में बहराम शाह के शासनकाल में, बहराम शाह के शासनकाल में भारत पर दूसरा अटैक किया था, और इस आक्रमण में लाहौर को नष्ट करके, ठीक है ना, इसी आक्रमण में लाहौर को नष्ट करके, जो पहले पाकिस्तान में था और अब नहीं, जो पहले इंडिया में ही था अब पाकिस्तान में है। ठीक है ना। तो तेर बहादुर सेनापति था, लाहौर को नष्ट करके, लिखो, लाहौर को नष्ट करके अपने अधिकार में ले लिया था, अधिकार में ले लिया था। लिखो अगली लाइन, लिखो 1242 ईस्वी में इसके भतीजे मसूद शाह ने, ठीक है ना, 1241 के बाद क्या हुआ? 1242 ईस्वी में ही इसी का ही भतीजा था एक, इसके भतीजे मसूद शाह ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, और दिल्ली की गद्दी पर अगला सुल्तान बना। इसकी हत्या करके अगला सुल्तान बना था। कब? 1242 ईस्वी में। तो बहराम शाह की हत्या होगी, अगला शासक कौन बना? बहराम शाह, सॉरी,
इसका भतीजा मसूद शाह। लेकिन ये कुछ ही वर्षों तक शासन रहा मसूद शाह, लेकिन मसूद शाह का जो शासनकाल था वो 1242 से 1246 तक था। तो 1246 ईस्वी में मसूद शाह की हत्या होगी, उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद आएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही टॉपिक, ठीक है। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में अपनी में, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर वीडियो किसी को वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, बहुत बहुत ज़्यादा शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत ज़्यादा प्यार देने से, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।